हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ये फिजिक्स का पार्ट 2 है जिसमें हम एटीसी ऑफिसर्स के लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सेशन जो है वो आईआईटीज, जेई, नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। जो कोई भी बच्चा नीट, जेई और आईआईटी या एटीसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देन यू शुड रेफर दीज वीडियो। इसका पहला वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है जिसमें मैंने रोलिंग तक के कुछ कॉन्सेप्ट की बात की है। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर की। अब बेसिकली होता क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्क कैसे आता है। फिजिक्स के टर्म्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो अलग होती है, पावर की डेफिनेशन अलग होती है और एनर्जी की डेफिनेशन अलग होती है। हम बेसिकली वर्क डे टू डे लाइफ में कुछ दूसरा करते हैं, पर फिजिक्स में अगर मैं मैथमेटिकल बोलूं तो वर्क तभी माना जाएगा जब वो एफ कॉस थीटा की वैल्यू 0 ना हो। मीन्स अगर आप फोर्स की वैल्यू 0 कर दोगे तो वर्क 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कर दोगे तो वर्क 0 हो जाएगा। और अगर आपने थीटा का वेरिएशन ऐसे किया कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, मीन्स ओवरऑल आपका वर्क 0 हो गया। तो एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिला? 0। आपने कितना भी पोटेंशियल लगाया हो, आपने कितना भी फोर्स लगाया हो, आपने कितना भी डिस्प्लेसमेंट किया हो, पर अगर कॉस थीटा की वैल्यू कहीं भी 0 आ जाती है तो फिर आपके वर्क की जो वैल्यू है वो ओवरऑल 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जो वर्क का मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ वो F डॉट एस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ना कि F क्रॉस एस के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो स्केलर क्वांटिटीज का, अब आप ये बता दो फोर्स क्या है? वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी। Displacement also vector quantity because here only we are needed to magnitude and direction। और इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ f dot ds where ds is a small displacement during the overall your work। अब देखो, अब मैं अगर एनर्जी की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो ओनली कन्वर्ट टू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक फॉर्म में होगी या तो पोटेंशियल फॉर्म में होगी। अब मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि सपोज करो ये सपोज करो एक माउंट एवरेस्ट है। यहां पे अगर कोई बॉडी है और उसको मैंने इस पोजीशन से रिलीज किया तो वो जब मूव करेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, और जब वो लास्ट पोजीशन पे होगी अपने तो उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बट उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जबकि अगर मैं बात करूं, अगर वो कोई भी चीज हाइट h पर है, अगर किसी भी हाइट h पर है तो उस पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कन्वर्जन जो काइनेटिक एनर्जी का है वो पोटेंशियल एनर्जी में हो सकता है और जो पोटेंशियल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है। अब कुछ और टाइप्स की एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको स्प्रिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब लॉट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 2 ही टाइप की एनर्जी की बात करेंगे। एक पहली काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अच्छा, हाफ mv² का फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी बॉडी को आपने v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और उसका मास m है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से हम निकाल सकते हैं। एज सिंपल एज अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको हम mgh के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m इज अ मास, g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज द हाइट। जिस हाइट पर आपकी वो कोई भी एंटिटी या कोई भी क्वांटिटी रखी हुई है। जैसे सपोज करो एक बुक आपके फ्लोर पर पड़ी हुई है और उसी बुक को आपने उठा के किसी अलमीरा में रख दिया,
दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट में डिफरेंस है। तो जो भी सब्सटेंसेस, जो भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर रखा होगा उस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी एज कंपेयर टू लोअर हाइट के। अब फोर्स की जो डेफिनेशन है वो भी हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे मैं लिख रहा हूं वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, मीन्स जो भी पोटेंशियल एनर्जी में हमारे चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑफ द फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो भी सेम ही होगा हमारे काइनेटिक एनर्जी फोर्स की तरह, पर उसका फॉर्मूला उस तरह होगा, पर यहाँ पे हम वेलोसिटी को x के साथ और मास को के स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो सभी बच्चों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगी। अब कंजर्व्ड होने का फायदा क्या है कि हम डैम, जो बड़े बड़े हम डैम्स बनाते हैं, उन डैम्स को स्टोर कर लेंगे, उनके अंदर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेंगे। फिर उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम करेंगे टरबाइन की ब्लेड्स को चलाने में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, है ना। तो आई होप आपको दो चीजें समझ में आई होंगी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समीशन होगा वो कंजर्व होगा। अब दूसरी बात मैं बात करता हूं। दूसरी बात मेरी सिंपल है। वो सिंपल इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है पता है? कि किसी भी सब्सटेंस में जो नेट वर्क किया गया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। मतलब पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करो 10 रही होगी, बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई। तो इस पूरे सिनेरियो में काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो वो जो 5 है वही क्या है? नेट वर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, नेक्स्ट पावर की अगर मैं बात करूं तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं, है ना। तो देखो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ऑफ द पावर। मीन्स if you have a lots of potential to doing the work, then you must be have a lot of power in your muscles। तो पावर का सिंपल सा मतलब है चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आपने डिफरेंशिएट किया वर्क को, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? आपके पावर को रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज और है, अगर मैंने फोर्स को वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, फोर्स को मैंने क्या किया? वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पावर की यूनिट हॉर्स क्यों रखी गई, पावर की यूनिट को हम हॉर्स पावर क्यों मेजर करते हैं। देखो पहले के जमाने में शक्ति का सबसे, मतलब अगर बोला जाए तो पावर का सबसे अच्छा जो कंपोनेंट माना जाता था या जो चीज मानी जाती थी वो थी हॉर्स, क्योंकि हॉर्स के अंदर बहुत सारा पावर होता था। तो यहाँ पे पावर की जो यूनिट है उसे हमने हॉर्स पावर बोला, हॉर्स पावर। तो वो सिंपली ये है कि एक हॉर्स और 1 कंप्लीट डे में कितना काम कर सकता है, वो हॉर्स पावर हो। अब क्योंकि ये वेरी कर सकता था कि किसी भी हट्टे कट्टे हॉर्स का पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है और दूसरे का कम। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा F डॉट V की, वेयर F इज अ फोर्स एंड V इज अ वेलोसिटी वेक्टर। दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं
वो है सेंटर ऑफ मास। अब देखो, सेंटर ऑफ मास का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है किसी भी बॉडी को बैलेंस करना। सपोज करो आपके पास एक रॉड है, उस रॉड को आपको किसी भी एक पॉइंट के अबाउट बैलेंस करना है, तो आप अगर उसके सेंटर ऑफ मास जहां पे उस बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को बैलेंस करते हुए अगर आपने बॉडी को रखा तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमारा जो मेन फोकस है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, वो बस इतना है कि मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम टाइप से हो और मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसमें मैं बोल सकूं कि मेरा होल मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक, अब जो XCM या VCM की मैं बात करता हूं, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi mi अपॉन समेशन ऑफ mi। मींस सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें उसकी पोजीशन चाहिए और उसका मास चाहिए, बस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। मतलब जितने छोटे 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 मास के एलिमेंट हैं उनको मैं इंटीग्रेट करता जाऊं, उनको जोड़ता जाऊं, और जितने छोटे 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 मेरे कंपोनेंट हैं मास के, वो कितने डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सभीयों को मल्टीप्लाई करके उनका अगर मैं समेशन निकालूं और दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे उस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब देखो, अगर आपके पास एक बॉडी है और वो बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी या वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी के साथ जा रही है और मुझे निकालना है कि उस बॉडी का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास किधर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन mi अपॉन समेशन mi वेयर। अब ये याद रखना, यहीं से मैंने एक और फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। उस फॉर्मूले को मैंने कहा F इज इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास, वेयर F इज अ फोर्स, m इज अ मास एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। So if you know that the force acting on a body, the mass of a body, then you will find out what is the acceleration या what is the center of mass of acceleration। मतलब acceleration का center of mass किधर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर आपकी जो बॉडी है वो ज्योमेट्रिकली इक्वल नहीं है, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट को मैं फोकस करके बोल सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, सपोज करो m1 मास अपने पास है और ये m2 मास यहां पे है। ठीक, दो मास हैं अपने पास। अब इन दोनों मास के साथ खेलना है मुझे, कैसे वो देखो 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 देखो। अब मैं बात कर रहा हूं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इन दोनों की ओवरऑल डिस्टेंस r है। किसी पॉइंट के अबाउट मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है या किसी पॉइंट के अबाउट मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए होगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2 और इसके लिए होगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो डिपेंड करेगी दोनों मास पर। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, वो है अगर आपके पास होलो कोन है और आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको निकालने की झंझट नहीं पालनी है, आपको बस याद रखना है h/3 पर, h/3 पर होलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है, जबकि सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो h/4 पर होगा। होलो डिस्क या होलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो उसका r/2 पर, और सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं उसका 3r/8 पर। ठीक, नेक्स्ट,
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, जिसको मैं बोलूंगा कोलिजन। अब ये कोलिजन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल में बात करोगे तो भी कोलिजन इंपॉर्टेंट है, अगर आप डे टू डे लाइफ में बात करोगे तो भी कोलिजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन टू बॉडी आर attract to each other and they are collide to each other, then basically three types of scenario will become। तीन टाइप की सिनारियो हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होकर चिपक जाएं, जिसको हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ टकराएं और बाहर बाहर चली जाए, वो इलास्टिक कोलिजन होगा। और एक मे बी परफेक्टली प्लास्टिक, इलास्टिक एंड एक और सिनारियो अपने पास हो सकता है, उसका बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर अपना इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं, तो उस सिनारियो में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो धड़ाम से ड्रॉप होके आएगी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी ठीक रहेगी, देखो इलास्टिक कोलिजन की, तो धड़ाम से नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होगा, फिर उसके बाद इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में भी बढ़ जाए। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ होगी और वो उसी के साथ आगे बढ़ते ही, कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट वहां पे रुक गया, अगर ऑब्जेक्ट वहां पे, हाँ दोनों पोजीशन हो सकते हैं। अब देखो सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, सपोज करो, थोड़ा सा समझो, सपोज करो ये बॉडी है और ये बॉडी है। अब ये बॉडी u1 वेलोसिटी से आई और इस बॉडी से टकराई, और सपोज करो ये इस बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी और इसने इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी दे के इसकी पोजीशन में जाके रुक गया, तो इसकी u2 वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जो v1 लिख रहा हूं मैं, वो तो जीरो हो जाएगी। हाँ, इसकी v2 वेलोसिटी इसकी u1 वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो कोलिजन का सिंपल सा मतलब है व्हेन द बॉडी आर कोलाइड टू ईच अदर, they will exchange its momentum, its kinetic energy and all those things. But you must be know that during the collision and after the collision, the moment is conserved. So, in the collision principle, we are apply the moment conservation. ठीक? तो मोमेंट कंजर्वेशन की मैं बात करूंगा तो मोमेंट कंजर्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसका सिंपल सा मतलब है कि मोमेंट ऑफ अ बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ अ आफ्टर कोलिजन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब मैं बात करूंगा अब E एक कांस्टेंट है जिसको मैं बोलता हूं E, कोलिजन कांस्टेंट। अब E की वैल्यू ही हमें बताएगी कि हमारा जो कोलिजन है वो परफेक्टली प्लास्टिक है, इलास्टिक है या किस टाइप का कोलिजन है ना। तो अगर मैं बात करूं तो E को जो निकालने का फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ फाइनल वेलोसिटी। सपोज करो तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वेलोसिटी u1 u2 बिफोर कोलिजन है और v1 v2 आफ्टर कोलिजन है। उस कंडीशन में जो हम E का फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, क्योंकि मे बी द पॉसिबिलिटीज आर u1 बड़ा हो u2 बड़ा हो, वो सब पता चल जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज है, अगर आपका जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक हुआ, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक हुआ तो फिर
एक चीज और कंजर्व हो जाएगी और उसको बोलेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि ध्यान समझना थोड़ा सा, देखो, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन फॉर द इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर द इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तो वो लिखूंगा हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। मीन्स एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बट it is only possible when the collision is perfectly elastic. The elastic collision is those type of collision where body is separate after collision. मतलब collision के बाद बॉडी इधर और इधर क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। अब m1 बराबर m2 की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी एक्सचेंज फॉर द इलास्टिक कोलिजन। अब रिजिड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया ना तो आपको फिर रिजिड बॉडी में आना पड़ेगा। अब देखो रिजिड बॉडी क्या होती है उसको थोड़ा सा समझेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको पता है बॉडी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक रिजिड बॉडी होगी और एक रेजिस्टेंस बॉडी होगी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? रिजिड बॉडी जो होगी उसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना भी आप फोर्स लगा दो वो चेंज नहीं होगी। मीन्स वो बॉडी रिजिड है अगर फोर्स लगाने पर उसके इंटरनल जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स की वो अलग अलग वेरी नहीं करे। सपोज करो ये आपके पास एक पत्थर है, इस पर आपने एक हैमर हथौड़ा मारा। अब जैसे ही आपने इस पर हथौड़ा मारा तो अगर ये पत्थर टूट गया तो ये रिजिड नहीं है, और अगर ये बार बार साइक्लिक लोडिंग करते गए और वो पत्थर नहीं टूट रहा है तो वो क्या है, रिजिड है। During my analysis, if the position between the 2 points will never ever change, then these type of body is called of rigid body. But अगर आपके जैसे मैं रबर की बात करूं, रबर को मैंने स्ट्रेच किया तो उसके बीच की पोजीशन चेंज हुई, और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा वो क्या हुआ, अपनी पोजीशन के साथ उसने मतलब दो पॉइंट्स की डिस्टेंस को ही बदल दिया। तो उस टाइप की जो पोजीशन या उस टाइप का जो सिनेरियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिजिड बॉडी, या उसको फ्लेक्सिबल बॉडी बोल देंगे। एक और टाइप की बॉडी होती है जिसको रेजिस्टेंस बॉडी बोलते हैं। रेजिस्टेंस बॉडी का सिंपल सा मतलब जैसे रस्सी है ना, तो रेजिस्टेंस बॉडी जो होंगी वो फोर्स जो आप अप्लाई करोगे उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से मतलब अब्सॉर्ब करके कुछ करके वो उसको झेल जाएंगे। तो जो भी आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था सेम चीजें यहाँ होंगी, बस उनके नोटेशन अलग होंगे। जैसे मैं वहां पे जब वेलोसिटी की बात करता था तो वहां पे d/dt लिखता था, पर यहाँ पे जब मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं dθ/dt लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मुझे बात करनी पड़ेगी। अगर मैं एक्सेलरेशन की वहां पे बात करता था और लिखता था dv/dt, तो मैं यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो dω/dt लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी जो होगी उसको मैं लिखूंगा ω/r। मीन्स नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस या रेडियस, कुछ भी बोल सकते हो। अब एक्सेलरेशन वहां पे सिर्फ एक मैं मानता था, जब मैं काइनेमैटिक्स में बात करता था तो मैं एक्सेलरेशन सिर्फ एक चीज की बात करता था कि सिर्फ एक्सेलरेशन है बॉडी में। बट whenever talking about the rigid body dynamics, then we have the two types of acceleration.
तब हमारे पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको तो मैं अल्फा इंटू आर के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। पर जो मैं मेरा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा, है ना, उसको मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट। अब जो भी मैं न्यूटन के 3 लॉज पढ़ता था, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and v square is equal to u square minus 2s, सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बस उनके ये टर्म्स को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा को लिखूंगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एंड ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, ये हो गया अपना। उसके बाद मैं एल की अगर मैं बात करूं तो वो आर इंटू पी होगा, एम वी आर, आई अल्फा होगा और ये सब। अब कुछ चीजें और मैं बात करता हूं। टॉर्क है, ये टॉर्क ये टॉर्क है। तो टॉर्क जो होगा ना गुरु, वो हमेशा होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क, अब उसको आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हो तो वैल्यू आपकी आर एफ साइन थीटा के फॉर्म में हो जाएगी। अब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? देखो, सिंपल सी मीनिंग है इक्विलिब्रियम की कि अगर कोई भी बॉडी, ध्यान समझना, अगर कोई भी बॉडी पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क 0 हो जाता है, मतलब आपने कितना भी फोर्स लगाया, कितना भी टॉर्क लगाया, बट अगर एफ नेट की वैल्यू 0 हो गई या टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। वहां पे मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिख सकता हूं या ओमेगा इज इक्वल टू वी वर्टिकल डिवाइड बाय आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। टी क्या है? वो टाइम पीरियड हो सकता है, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप के हो सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके पास ये कटोरा, ये लाइन और एक डाउनवर्ड कटोरा, इस पर अगर आपने बॉल रखी और ये बॉल एक फोर्स लगाने पर अपने इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आएगी तो अनस्टेबल है। अगर इस कटोरी की बात करो और यहाँ पे एक बॉल रखो, उस पर फोर्स लगाओ और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर यहाँ पे आपने बॉडी रख दी और उसको लात मार के भगा दिया तो वो हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? वो है ग्रेविटी। बिकॉज एवरीवन नो दैट व्हाट इज द ग्रेविटी एंड हाउ वी विल डील विद द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो ग्रेविटी की है। तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया किसने? सबको पता है, न्यूटन ने दिया, ठीक है ना। अब देखो,